Hello everyone, Sociomanic this side. In today's class, I am going to tell you how a revolution can be helpful in a positive way. How we can learn from the revolution and so many other things that I have already discussed with all of you in the last class, that is French Revolution. So keep learning, stay connected, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe it. Let's start our class. Our today's topic is French Revolution. Look, in the last class I have discussed how King Louis accepted constitutional monarchy. तो उसमें इसके बाद क्या चेंजेस हुए? किंग लुइस जो था उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट तो कर ली थी ऑफिशियली, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं था. पर्सनली वो चाहता था कि मेरा ही रूल रहे. तो उसने क्या किया, कुछ प्लान किया. किसके साथ? पर्शिया के किंग के साथ. ही वॉज प्लानिंग अटैक ऑन नेशनल असेंबली, बट बिफोर दैट वो ऐसा कुछ कर पाता, इससे पहले ही जो हमारी नेशनल असेंबली थी इसने क्या किया, इट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया. ऑस्ट्रिया और पर्शिया पर वॉर डिक्लेयर किया दिया. देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉलंटियर्ड देमसेल्व्स इन अ वॉर. लोगों ने, हजारों लोगों ने खुद से ही उसमें पार्टिसिपेट किया और लड़ाई में शामिल हुए. ठीक है, सपोर्ट किया एक तरीके से नेशनल असेंबली को. देयर वॉज अ फेमस सॉन्ग दैट दे सिंग ड्यूरिंग द वॉर. जो गाते थे वो लोग, क्या था? ला मार्सेल. ला मार्सेल जो था वो वॉर के समय गाते थे और उसके बाद ऑफिशियली इसको नेशनल एंथम बना दिया गया फ्रांस को. ओके, सो इफ यू चेक द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, इट्स ला मार्सेल. ओके, एट दैट टाइम ऑल द राइट्स वर गिवन टू मेन. सारे जो राइट्स थे वो मेन को दे दिए गए. ठीक है, ज्यादातर रिच लोगों को ही मिले और उन सभी ने अपने अपने क्लब्स बनाने शुरू कर दिए. दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग क्लब्स एंड वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन. सो द मोस्ट फेमस ऑर्गेनाइजेशन वाज जैकोबिन क्लब. जैकोबिन क्लब जो था सबसे ज्यादा फेमस था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? सर्वेंट्स, शॉपकीपर्स, शू मेकर्स, ये सभी लोग थे जो क्या करते थे, जैकोबिन क्लब का मेंबर थे ये जैकोबिन क्लब के, और पॉलिसीज फॉर्म करते थे. इसके लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर. ओके, देयर वाज अ ड्रेस कोड बेसिकली टू शो यूनिकनेस शो करने के लिए इनका अलग से ही एक ड्रेस कोड था. क्या ड्रेस कोड था? दे वियर रेड कैप, रेड कलर की कैप वो पहनते थे. ठीक है, जो लिबर्टी शो करती थी, और रेड स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे. अलग तरीके का फैशन था इनको. ये जो रेड कैप और ये रेड कलर का जो ट्राउजर था ये अलग करता था इनको बाकी लोगों से. तो इनकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी बन गई थी. राइट, आफ्टर दैट ऑन 10th अगस्त को क्या हुआ, 1792 को पीपल अटैक ऑन किंग्स पैलेस. लोगों ने राजा के, किंग लुइस के पैलेस पर अटैक कर दिया और उसको हॉस्टेज बना लिया. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड लुइस 16 एंड हिज फैमिली लाइफ इम्प्रिजनमेंट. मतलब इनको लाइफ, पूरे जीवन काल के लिए क्या कर दिया गया, इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, कारागार घोषित कर दिया गया. After the declaration of life imprisonment to Louis XVI and his family, new elections conducted. Okay, नए elections करवाए गए और उसमें all the men who were 21 years old got voting rights. जितने भी men थे जो 21 years के थे उन सभी को ही voting rights दिए गए. ठीक है, और उसके बाद एक नई elected assembly आई. New elected assembly में the name was द कन्वेंशन, और उसका नाम क्या था? द कन्वेंशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी और उसके बाद मोनार्की भी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई. किंग लुइस को जेल में डाल दिया गया और मोनार्की को पूरी तरीके से खत्म कर दिया. फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक ऑन 21 September 1792 एंड देन इन 1793 किंग गेटिंग किल्ड पब्लिकली. देखो 1792 में फ्रांस जो था वो एक रिपब्लिक बन चुका था और 1793 में जो किंग लुइस था उसको पब्लिकली मार दिया गया. ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा, मैंने आपको जैकोबिन्स क्लब के बारे में बताया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, उन्होंने क्या किया, वो पावर में आए. ठीक है, उन्होंने अपनी रूलिंग स्टार्ट कर दी. एंड दैट टाइम व्हेन ही केम इन रूलिंग, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, तो इनका जो
रूलिंग का टाइम पीरियड था 1793 to 94. इट वॉज कॉल्ड एज राइन ऑफ टेरर. क्यों था ऐसा? इसको राइन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता था? आतंक का काल. अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है आतंक का काल. 1793 to 94. बेसिकली at that time मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर वाज देयर. आपको मैंने जैकोबिन्स क्लब के लीडर के बारे में बताया था. तो ये जो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, अब ये पावर में आ गया था. ठीक है. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टू हिज पॉलिसीज. अपनी पॉलिसीज से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था. एंड ही हैज इन्वेंटेड अ किलिंग मशीन दैट इज ग्लोटिन. लोगों को क्या करता था? ग्लोटिन कर देता था. इस मशीन में क्या होता था? लोगों का सर रखकर उनको धड़ से अलग कर दिया जाता था. यू कैन चेक द पिक्चर हेयर ऑफ ग्लोटिन मशीन. राइट. सो यू कैन सी कि किस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक पर्सन का सर रख के उसको धड़ से अलग किया जा रहा है. ठीक है. तो इसने क्या किया? इसने बहुत सारे मेजर डिसीजंस भी लिए. जैसे इसने जितने भी चर्च बिल्डिंग्स थी उन सबको गवर्नमेंट ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट टू द सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस. हर चीजों के दाम बहुत ज्यादा इसने फिक्स कर दिए. तो लेकिन लोग जो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर से खुश नहीं थे. तो उन्होंने अल्टीमेटली इसको भी गुलोटिन कर दिया. मींस अपने ही मेथड में, अपने ही जाल में एक तरीके से ये खुद ही फंस गया. जो मेथड इसने शुरू किया था अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए, अपनी पावर स्टैब्लिश करने के लिए, वो इसी पर ही भारी पड़ गया. So after the Maximilian Robespierre, rule of Jacobin club has ended. Now who come in ruling? Rule of rich people. जितने भी अमीर लोग थे, rich people थे, they have started ruling and new constitution made. And basically who was in power? Who came in power? लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था. लेजिस्लेटिव इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक लॉज. ठीक है. जो कानून बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर बोलते हैं. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश की गई और इट हैज अपॉइंटेड 5 people, 5 men, बेसिकली men, not women, and it was called as डायरेक्टरी. इसको डायरेक्टरी बोला जाता था. 5 लोगों को इसमें अपॉइंट किया गया था. लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और डायरेक्टरी थी, इन दोनों के ही डिसीजंस आपस में क्या करते थे? क्लैश करते थे. जिस बात पर डायरेक्टरी एग्री होती थी उस बात पर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्री नहीं करती थी और वाइस वर्सा. तो इस चीज का फायदा थर्ड पर्सन ने उठाया. देखो, जब भी किसी की लड़ाई होती है ना, तो हमेशा उसमें फायदा, बेनिफिट किसका हो जाता है? थर्ड पर्सन का. तो इसी तरीके से एक मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट. अब नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो रूलिंग में आ जाएंगे 1804 में. ओके. आफ्टर दिस विल लर्न अबाउट द रोल ऑफ वुमेन. देखो, अब तक जितनी भी हमने स्टोरी पढ़ी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, उन सभी में हमने विमेन्स की बात नहीं की कहीं पर भी. हर जगह हमने मेंस की बात की. तो क्या इस पूरी स्टोरी में विमेन्स का रोल नहीं रहा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. Let us now discuss about role of women in French Revolution. On 5th October 1789, about 6,000 women attacked on Versailles. 6,000 से भी ज्यादा वुमेन्स ने अटैक किया वर्साइल पे. व्हाट वर द रीजंस? क्या रीजंस रहे होंगे? देखो, फूड प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा हाई कर दिए गए थे. नो राइट टू स्टडी, नो राइट टू जॉब ट्रेनिंग एंड स्लेव्स. विमेन वर फेसिंग एक्सप्लॉयटेशन. बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन उनका किया जा रहा था. उनको कोई स्टडी का राइट नहीं था, कोई वोटिंग राइट नहीं था, उनको कोई जॉब ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे. वो दे वर ट्रीटिंग एज स्लेव्स. उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था. बहुत ज्यादा उस टाइम पे फूड प्राइसेस का हाई होना बहुत ज्यादा मैटर करता था, बिकॉज वो अपने बच्चों के लिए फूड नहीं अरेंज कर पा रही थी. तो इसीलिए इन सभी कारणों की वजह से, बिकॉज दे वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, तो उन्होंने वर्साइल पर अटैक कर दिया. और इस अटैक के बाद जो राजा था, किंग ल्यूइस था, वो बहुत ज्यादा डर गया और उसने अपना पैलेस छोड़ दिया और वो शिफ्ट हो गया पेरिस में. ठीक है. अब इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब होने की वजह से दे हैव स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश की थ्रू डिफरेंट क्लब्स. दे हैव जॉइन डिफरेंट क्लब्स. उन्होंने अलग अलग ज्वाइन किए क्लब. सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, द पॉलिटिकल विमेन. ठीक है. अब इनके थ्रू बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, अपनी आवाज उठाई और उनको कुछ राइट्स दिए गए. व्हाट काइंड ऑफ राइट्स? स्कूल कंपल्सरी फॉर गर्ल्स. अब गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला जिसमें जो स्कूलिंग थी वो गर्ल्स के लिए कंपल्सरी थी. पेरेंट कैन नॉट फोर्स देयर डॉटर्स टू मैरी. अब उनके पेरेंट्स जो थे वो उन्हें शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे.
डिवोर्स जो था वो लीगल कर दिया गया था दोनों के लिए, मीन्स व्हेन मेन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। पॉलिटिकल राइट मीन्स राइट टू वोट। विमेन्स जो थी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थी जिन्होंने इसके ऊपर भी आवाज उठाई, राइट्स ऑफ वुमेन के ऊपर आवाज उठाई। तो उनका नाम था ओलाफ गुज। ओलाफ गुज जो थी, इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, इन्होंने इस चीज पर बहुत ज्यादा बात की थी, लेकिन इनमें इनको मार दिया गया। इसके बाद जो सभी विमेन्स थी, जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स थे, उन्होंने और ज्यादा स्ट्रगल किया। इन्होंने स्ट्राइक भी किया और इसके बाद इनको 1946 में वोटिंग राइट्स दे दिए गए। फ्रांस गेव देम वोटिंग राइट्स इन 1946। तो दिस इज द होल स्टोरी, होल सिनेरियो ऑफ द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। As I have told you that there was a fight between Directory and Legislative Council, and there was a third person who got benefit from this was Napoleon Bonaparte. तो अब इस फाइट जो हुई इन दोनों के बीच में, फायदा किसका हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का। He started ruling in 1804। अब दोबारा से मोनार्की आ गई, किंग रूल आ गया, दैट इज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। बट लोगों के मन में अब उसको लिए थोड़ी सी सिंपैथी थी। पीपल थिंक कि ये जो है एक लिबरेटर है, उनकी हेल्प करेगा और उन्हें एक तरीके से वो आजाद हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, बट ही जस्ट वांट टू कॉन्क्योर नेबरिंग कंट्रीज। वो अपनी ही पूरी फैमिली को, अलग अलग कंट्रीज में जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी, वो चाहता था कि उसी के फैमिली मेंबर्स जो है वो रूल करें। तो कुछ लॉज इसने बनाए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म डेसिमल सिस्टम इसने बनाया। एक बैटल भी हुआ नेपोलियन का, 1815 बैटल ऑफ वाटरलू। बेसिकली मैं आपको इसमें बता रही हूँ नेपोलियन का जो फ्रांस में जब आया तो क्या क्या इसने फेस किया। 1815 में इसका बैटल हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू। किस किस के बीच में हुआ था ये बैटल? नेपोलियन, पर्शियन एंड ब्रिटिश। नेपोलियन गॉट डिफीटेड एंड स्टार्टेड लिविंग ऑन सेंट हेलेना। नेपोलियन जो था वो इस वॉर में हार गया और उसने सेंट हेलेना पे रहना शुरू करा। सेंट हेलेना इज एन आइलैंड। सो फ्रॉम दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन वी गॉट द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इससे बहुत ज्यादा सभी इन्फ्लुएंस हुए, चाहे वो वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज थी। अगर हम इंडिया की बात करें, इसने 3 चीजें हमें सिखाई, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब होता है आजादी, की किस तरीके से लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने अपनी आजादी के लिए स्ट्रगल किया। मेन और वुमेन को किस तरीके से इक्वल राइट्स मिले, इक्वल स्टेटस मिला सोसाइटी में। फ्रेटर्निटी, लोगों ने किस तरीके से अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए किंग ल्यूइस से, डायरेक्टरी से या किसी भी तरीके से, और भी जो चीजें हमने पढ़ी, फेस किया स्ट्रगल, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। एंड बेसिकली एक चीज है कि हमने ये सीखा कि किस तरीके से एक रिवॉल्यूशन, एक लड़ाई हेल्प कर सकती है हमें आज़ादी के लिए, एक पॉजिटिव तरीके से हेल्प कर सकती है। हम हमेशा बात करते हैं अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट्स, बट हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही सीखा कि अगर आपको अपने लिए भी काम करना होगा, अपने लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. Hope you have understood this. If you like the video, give it a hit, share and subscribe. Thank you for watching.